जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी अपने अपने घर पर बहुत अच्छे से होंगे और अपने फैमिली मेम्बर्स का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और साथ ही साथ पढ़ाई भी आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि अगले क्लास में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा, तो आज जो आपका होगा, आज आपका चैप्टर 13 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने चैप्टर 12 आपका कंप्लीट कर दिया था एनसीईआरटी। तो जो चैप्टर 13 है वो आपका न्यूक्लियाई है। चैप्टर 13 ऐसा ये आज आपका स्टार्ट हो रहा है न्यूक्लियाई, ये सीबीएसई एंड एनडीए। तो आज हम लोग सबसे पहले लेक्चर 1 है, आज लेक्चर 1। ठीक है, तो आज लेक्चर 1 में हम लोग ये सब पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे चैप्टर का। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक मासेस क्या होता है ये देखेंगे, कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या होता है ये देखेंगे, साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना होता है वो देखेंगे, मास एनर्जी देखेंगे एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ये आपका लेक्चर 1 का सिलेबस है जो हमें आज पढ़ाना है आपको। ओके, तो चलिए विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आपको मैं बता दूं इंट्रोडक्शन में। ठीक है, तो ये देखो, ये जो एटॉमिक मास है तो एटॉमिक मास क्या होता है आप सभी जानते हैं। एटॉमिक मासेस सबको पता है कि द एटॉमिक मासेस ऑफ एन एलिमेंट मेजर्ड विथ द हेल्प ऑफ यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, आप लोग जानते होंगे AMU। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट। और ये एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो SI यूनिट होता है। क्लियर है? तो अभी देखो, और भी एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जो एटॉमिक मास यूनिट होता है, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है उसको हम लोग AMU कहते हैं, वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। और इसको सिंपली U से डिनोट किया जाता है। एटॉमिक मास को हम लोग AMU से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको सिंपली U से डिनोट किया जाता है। ठीक है, या फिर इसको डाल्टन भी कहा जाता है, कैपिटल D। ठीक है, अब देखो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ द गिवन एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपका मान ली जाए, अगर मैं बोलूँ एटॉमिक मास किसका बात करूँ, कैल्शियम का, तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है 40.078। ये होता है कैल्शियम का एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोगों को न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना चाहिए। तो देखिए कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, एवरी एटॉमिक न्यूक्लियस एक्सेप्ट दैट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी न्यूक्लियस हैं उन सभी के पास दो पार्टिकल्स होते हैं। क्या क्या होते हैं? एक होता है प्रोटॉन और एक होता है न्यूट्रॉन। ठीक है, तो फिर हाइड्रोजन के पास क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स ओनली वन प्रोटॉन। ठीक है, हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस होता है उसके पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट, प्रोटॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल विथ पॉजिटिव चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड मास 1.67 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, तो ये जो होता है 1836 टाइम्स हैवियर देन एन इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? अब देखिए न्यूट्रॉन क्या होता है। न्यूट्रॉन इज ऑल्सो फंडामेंटल पार्टिकल विथ नो चार्ज। न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि इसके पास मास जो होता है वो 1.675 इंटू 10⁻27 kg। ठीक है, और ये जो होता है लगभग 1840 गुना हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन से ही कंपैरिजन करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, तो आप देख सकते हैं कि 1836 जो टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, और ये जो है 1840 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। यानी दोनों लगभग सेम है। कौन सा दोनों? यानी हम कह सकते हैं कि मास ऑफ द प्रोटॉन इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू मास ऑफ द न्यूट्रॉन, ऐसा कहा जा सकता है। ठीक है, तो अब देखते हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन
अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। क्लियर है। और एटॉमिक मास नंबर एक होता है। एटॉमिक मास नंबर को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको बोलते हैं द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, यानी कि ये डेफिनेशन। क्लियर है। उसके बाद देखिए ए इक्वल्स टू क्या होता है, जेड प्लस एन। जेड क्या है, जेड इज एटॉमिक मास, you can say atomic number, and n is number of neutron. So a is what atomic mass number, sorry z जो है वो atomic number है। ठीक है, तो ये आपको देखो डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। एटॉमिक नंबर अलग है और एटॉमिक मास नंबर अलग है, दोनों अलग अलग है। ठीक है, एटॉमिक नंबर को हम लोग z से रिप्रेजेंट करते हैं, एटॉमिक मास नंबर को हम लोग a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कह सकते हैं, एटॉमिक मास नंबर को सिंपली मास नंबर भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एटॉमिक मास यूनिट यानी AMU, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले एटॉमिक मासेस के बारे में। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12 ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन एटम, यानी एक कार्बन एटम का 1/12वां भाग जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट या फिर 1 AMU। आपको मैं बता दूं एटॉमिक मास यूनिट इज द SI यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास को मेजर करने के लिए एक यूनिफाइड स्पेसिफाइड कह सकते हो, यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट जो होता है वो SI यूनिट होता है और उसको हम लोग सिंपली स्मॉल u से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए 1 AMU इक्वल्स टू 1/12 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम, इतना होता है। दिस इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg। ओके, नाउ द साइज ऑफ द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के साइज के बारे में अब देखेंगे। तो आपको मैं बता दूं न्यूक्लियस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है, जो इस PPT से हटकर है। सबसे पहली पॉइंट ये देख लो कि न्यूक्लियस इज सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम। न्यूक्लियस इज द सेंट्रल कोर ऑफ एवरी एटम। हर प्रत्येक एटम का सेंट्रल कोर होता है न्यूक्लियस। इट इज फाइनली डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड इन अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और जो न्यूक्लियर का साइज होता है, न्यूक्लियस का साइज ऑफ द न्यूक्लियस, देखिए न्यूक्लियस का साइज क्या होता है, न्यूक्लियस डज नॉट हैव अ शार्प और वेल डिफाइंड बाउंड्री। ये कोई शार्प या वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। इसका जो साइज होता है 10⁻⁻15 ऑर्डर का होता है या फिर कह लो 1 फर्मी के ऑर्डर का होता है। हाउएवर द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस कैन बी गिवन बाय r इज इक्वल्स टू r0 इंटू a⁻1/3। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट वेयर r0 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट एंड दिस इज इक्वल्स टू 1.2 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, which is same for all the nuclei and a is the mass number of the nucleus। अब देखिए रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो उसका रेंज होता है, ये 1 फर्मी से लेकर 10 फर्मी के रेंज में वेरी करता है। कौन? रेडियस। किसी भी न्यूक्लियस का जो रेडियस होता है वो 1 फर्मी से लेकर 10 फर्मी के रेडियस में रेंज में वेरी करता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज न्यूक्लियर वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो हम जानते हैं कि वॉल्यूम इक्वल्स टू कितना होता है 4/3 पाई r3। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि इसमें 4/3 पाई जो है ये कांस्टेंट है, यानी जो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होगा वो v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3 कह सकते हैं। अब r के जगह पर हम क्या रख सकते हैं, इसके जगह पर रख सकते हैं a⁻1/3 और इसका पावर 3, तो ये हो गया डायरेक्ट डिडक्ट हो गया। यानी ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखिए दिस इज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a एंड व्हाट इज a? a इज कॉल्ड, आपने देखा a इज कॉल्ड व्हाट? ये जो होता है यू कैन से वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। ए हम लोगों ने अभी ए देखा था,
वन सेकेंड, यस, ए इज इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। यानी हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम होता है किसी भी न्यूक्लियस का वो मास नंबर पे डिपेंड करता है। आफ्टर दैट न्यूक्लियर डेंसिटी, ठीक है, न्यूक्लियर डेंसिटी इज ऑल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ अ न्यूक्लियस, यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूक्लियस। सो न्यूक्लियर डेंसिटी हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो मास ऑफ द न्यूक्लियस m इक्वल्स टू AMU and A into 1.66 into 10 to the power minus 27 kg. So this is वॉल्यूम जो होता है न्यूक्लियर वॉल्यूम, ये होता है आपका 4/3 पाई RQ। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियर डेंसिटी को अगर रो से डिनोट करें तो दिस इज इक्वल्स टू m/v। तो m के जगह पर हो जाएगा AMU एंड डिवाइडेड बाई 4/3 पाई RQ, ठीक है। तो RQ की जगह पर रख देंगे, ऐसा कुछ रख देंगे, है ना, कुछ मतलब RQ की जगह पर हम ये रख सकते हैं, मेरे पास यहाँ पर था ना ऐसा, ये देखो इस तरह से आ जाएगा, ये 4/3 इंटू 22 पाई की वैल्यू है 22/7 एंड R0 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 to the power minus 15 टू द पावर 3 A क्यूबिक मीटर। तो यहाँ से आपका ये वॉल्यूम निकल गया। तो अब हमको चाहिए डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आ जाएगा आपका 2.29 इंटू 10 टू द पावर 10 to the power +17 kg क्यूबिक मीटर, या फिर कह सकते हो 3 इंटू 10 to the power 14 ग्राम पर सेंटीमीटर। अब डिस्कशन देखिए क्या है, डिस्कशन ये है, पहला पॉइंट ये है कि द न्यूक्लियर डेंसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन मास नंबर, सो ऑल द न्यूक्लियाई पोसेसेस नियरली द सेम डेंसिटी। तो चूंकि ये मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है, जब न्यूक्लियर डेंसिटी को कैलकुलेट किया गया, आप देख सकते हैं कि ये एक कांस्टेंट आया है, डेंसिटी जो आया है यहाँ पर ये क्या आया है, कांस्टेंट आया है। इसका मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी जो है मास नंबर पर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी न्यूक्लियाई हैं वो उन सभी के पास लगभग सेम डेंसिटी होती है। सेकेंड डिस्कशन ये है, सेकेंड पॉइंट ये है डिस्कशन का, द न्यूक्लियर डेंसिटी हैज़ एक्सट्रीमली लार्ज वैल्यू। ये बहुत ज़्यादा, कितने का वैल्यू है, 10 to the power 17 के ऑर्डर का है या फिर 10 to the power 14 के ऑर्डर का है। तो ये बहुत लार्ज वैल्यू है, ठीक है। सच हाई डेंसिटीज आर फाउंड इन वाइट ड्वार्फ stars which contain mainly nuclear matter. Now the next point is nuclear density is not uniform throughout the nucleus. Nuclear density जो होता है न्यूक्लियस के throughout ये यूनिफॉर्म नहीं होता है, एक जैसा नहीं होता है। It has maximum value at the center and decreases gradually as we will move away from the center of the nucleus. मतलब सेंटर के आसपास ये काफ़ी ज़्यादा डेंस्ड होगा और जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे ये ग्रेजुअली धीरे धीरे घटता जाएगा। द न्यूक्लियर डेंसिटी, पॉइंट नंबर 4, ये पॉइंट नंबर 4, द न्यूक्लियर रेडियस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एट विच द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर डिक्रीजेज टू 1/2 of its maximum value at the center. Now the next point is mass energy relation. Okay, मास एनर्जी रिलेशन कैसे होता है ये देखिए। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के दूसरे गति के नियम से हम जानते हैं कि फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये हम लोग जानते थे कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा P अपॉन T डेल्टा T, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा जानते हैं यानी F इज इक्वल्स टू D ऑफ mb बाई dt, तो ऐसा अगर करेंगे तो अगर यहाँ पर देखिए ये डिफ्रेंसिएशन है, इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको देखिए m इंटू वी है और ये डिवाइडेड बाई dt है। तो देखो ये u इंटू वी के फॉर्म में है, तो पहले इसको कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला आएगा जब हम
m को कांस्टेंट रखेंगे तो dv बाई dt हो जाएगा m इंटू डी बाई डी टी, और प्लस फिर v को कांस्टेंट रखेंगे, मतलब u इंटू वी का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूं, डिफ्रेंसिएशन ऑफ u इंटू वी अपॉन डी एक्स, दिस इज इक्वल्स टू u इंटू डी वी बाई डी एक्स एंड प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। ये डिफ्रेंसिएशन का फॉर्मूला होता है। देख लीजिए आप यहाँ पर, अगर मैं इसको u और v है, ठीक है ना, तो u को यहाँ पर m मान लिया गया और v को v रखा गया। तो एक बार देखिए u को कांस्टेंट रखा, यानी इसके जगह पर m हो जाएगा, m इंटू डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा, dx के जगह पर dt ले लिया है तो dx के जगह पर dt हो जाएगा, और एक बार जब v को कांस्टेंट रखा तो u को डिफ्रेंशिएट कर तो dm बाई dt हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू, है ना। तो नेक्स्ट, इफ द फोर्स F displaces the body by a distance dx, its energy increased by, अगर हम लोग यहाँ पर इस वाले में अगर फोर्स को डिस्प्लेस कर देंगे, इफ दिस फोर्स F is displaced by the body at a distance dx, its energy increases, ठीक है ना। तो अगर इसको ज़्यादा डिस्प्लेस किया जाएगा dx डिस्टेंस से तो एनर्जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यानी डी के इक्वल्स टू एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। एनर्जी वर्क डन होता है ना, वर्क डन बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा डी के इक्वल्स टू एम इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी, ऐसा हम लोग, ठीक है। तो इसके बाद ये फॉर्मूला हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ पर क्या किया गया है, एफ के जगह पर ये रख दिया गया पूरा, तो f के जगह पर वो रख देंगे और dx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम इसमें, अगर हम इसको अगर dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, एक बार इसमें भी dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसमें भी क्या होगा, dx से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर ऐसे लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ से डी के इक्वल्स टू एम इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी वी और प्लस वी इंटू डी एक्स बाई डी टी इंटू डी एम। तो फिर यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी है, इसको क्या लिख सकते हैं, v लिख सकते हैं। तो देखिए, तो डी के इक्वल्स टू हो गया आपका m इंटू वी इंटू डी वी प्लस, और यहाँ पर एक v पहले से था और डी एक्स बाई डी टी को भी हम क्या लिख दिए, v लिख दिए। तो v इंटू डी एक्स बाई डी टी की जगह पर v हो गया और इंटू m पहले से था, तो ये हो गया आपका v स्क्वायर m। सो दिस इज इक्वल्स टू, है ना। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन रिलेशन ऑफ रिलेटिविस्टिक्स मास, मास आइंस्टाइन साहब ने क्या रिलेशन दिया था मास के साथ, E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर या m इक्वल्स टू ऐसा, ठीक है ना। ये रेस्ट मास का इक्वेशन होता है, m इक्वल्स टू एम नॉट बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर और पूरे का स्क्वायर रूट, मतलब ऐसा होता है m इज इक्वल्स टू एम नॉट डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए ये रेस्ट मास का फॉर्मूला है जो आइंस्टाइन साहब ने दिया था, ठीक है। और आइंस्टाइन साहब ने एक और रिलेशन दिया था, E इक्वल्स टू एम इंटू सी स्क्वायर। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ आपको बहुत सीनियर क्लासेस में बीएससी या एमएससी में पढ़ना है, तो ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको दिमाग में नहीं आना चाहिए, ये प्रूफ कैसे आया है, ये कहाँ से फॉर्मूला आया है, ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया हुआ रिलेशन है, इसका प्रूफ है, लेकिन अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है, ये बहुत सीनियर क्लासेस में बीएससी एमएससी में पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो स्क्वायरिंग एंड मैनिपुलेटिंग, तो स्क्वायरिंग एंड मैनिपुलेटिंग करेंगे तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ पर देखिए इसको अगर हम स्क्वायर कर दें इस वाले को तो यहाँ से, ठीक है, अगर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इधर हो जाएगा आपका LHS में हो जाएगा एम स्क्वायर और RHS में क्या होगा, एम नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका स्क्वायरिंग एंड मैनिपुलेटिंग करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर डिफ्रेंशिएटिंग विथ एम नॉट एंड सी एज ए कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर सी को कांस्टेंट माना जाए क्योंकि सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ठीक है। तो फिर से आप देख लो इस फॉर्मूला में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो m है ये मास है, एम नॉट इज रेस्ट मास, v इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एंड c इज वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो इसको स्क्वायर करके मैनिपुलेट करके इतना आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको
एम नॉट रेस्ट मास है तो वो कांस्टेंट होगा, सी भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एम इंटू डी एम बाई डी एक्स, ऐसा कर लो कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2m इंटू डी एम ऐसा आ जाएगा। तो ये आपका जो है 2m इंटू डी एम और डिवाइडेड बाई डी एक्स यहाँ पर भी होगा और डिवाइडेड बाई डी एक्स यहाँ पर भी होगा और डिवाइडेड बाई डी एक्स यहाँ पर होगा। तो नीचे वाला जितना डी एक्स है सब उस तरफ जाकर जीरो हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर इस इक्वेशन में इसको डायरेक्ट लिखा गया है, ठीक है। मतलब आप जैसे इस वाले को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर देखो एम सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो बाहर आ गया। अब एम स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2 इंटू एम इंटू डी एम बाई डी एक्स। हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद माइनस है, फिर यहाँ देखिए वी स्क्वायर क्या है, यहाँ पर ये जो एम स्क्वायर है। अब देखिए LHS के उस तरफ जो है दोनों क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब देखिए एम स्क्वायर वी स्क्वायर, इसमें दोनों जो है वेरिएबल है, ठीक है। तो अगर दोनों वेरिएबल है तो हम इसको यहाँ पर फिर से एक बार एम स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और वी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मिलेगा 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। और फिर अच्छे से लिखता हूँ इसको, ठीक है। सबसे पहले देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किया गया तो एम स्क्वायर इसमें क्या है, सॉरी सी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट है, और इसका हो गया 2m इंटू डी एम बाई डी एक्स, ठीक है। और फिर माइनस हो गया और ये हो गया आपका, पहले एक बार एम स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे और v को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और प्लस एक बार v को कांस्टेंट रखेंगे और m को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2m इंटू डी एम अपॉन डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 0 क्यों हुआ, क्योंकि राइट हैंड साइड में जो भी एम नॉट भी कांस्टेंट है और सी भी क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए dx यहाँ भी है, यहाँ भी dx है और यहाँ भी dx है, तो सारा dx कॉमन होके बराबर के उस तरफ जाएगा और वो 0 हो जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा फाइनली ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 2m डी एम, और यहाँ पर बचेगा माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू 2v डी वी, और यहाँ पर बचेगा वी स्क्वायर इंटू 2m डी एम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये भी माइनस में हो जाएगा और ये टर्म भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो ये जो है फाइनली आपका इस तरह से आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व करके क्या आता है इसको, सी स्क्वायर इंटू डी एम। यहाँ पर देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी क्या है, 2 है। तो अगर सब में 2 है तो सारा 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 कैंसिल हो गया तो अंदर मतलब इतना बचेगा, सी स्क्वायर इंटू डी एम, 2m, m और 2 दोनों कॉमन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 इंटू एम कॉमन हुआ, यहाँ पर भी 2 इंटू एम कॉमन होगा, बट यहाँ पर m स्क्वायर है तो एक m बचेगा, तो देखिए बीच वाले टर्म में एक m बच गया है। और यहाँ पर वी स्क्वायर इंटू 2m डी एम, तो यहाँ से भी 2m कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से थर्ड वाले में भी 2m कॉमन हो जाएगा, तो 2m कॉमन हो जाएगा। तो यानी इस वाले को हम ऐसा लिख सकते हैं 2m इंटू सी स्क्वायर डी एम माइनस ऑफ m इंटू v इंटू डी वी एंड माइनस ऑफ वी स्क्वायर डी एम, दिस इज इक्वल्स टू 0। तो अब ये 2m जो कॉमन आया ये बराबर के उस तरफ जाकर 0 डिवाइडेड बाई 2m हो जाएगा, तो 0 बाई 2m 0 ही हो जाएगा। तो ये आपका फाइनली ऐसा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट तो इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर डी एम इक्वल्स टू एम वी डी बी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इसको इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो 1 एंड 2 ऐसा आ गया, डी के इक्वल्स टू डी एम इंटू सी स्क्वायर। इफ पार्टिकल इज एसोसिएटेड फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी v, लेट इट्स मास m नॉट इंक्रीजेज टू m, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि जो पार्टिकल है वो एक्सेलरेट हो रहा है रेस्ट से वेलोसिटी v तक, ठीक है। तो इसका जो मास है वो m नॉट से m तक इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर टोटल काइनेटिक एनर्जी जो हो जाएगा इंटीग्रेट कर देंगे, यहाँ पर 0 से लेकर k तक ये डी हो जाएगा। तो डी को इंटीग्रेट करेंगे तो डी तो हमारा ये था, ठीक है। तो डी के इक्वल्स टू कितना है, डी एम इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है इसमें, तो इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, इंटीग्रेशन सिर्फ डी का होगा, सॉरी डी एम का होगा। तो डी एम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। तो यहाँ से आपका फाइनली इस तरह से मिल जाएगा, तो के इक्वल्स टू एम माइनस
m0 इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए k जो है आपका एनर्जी है, तो इसको हम लोग E भी लिखते हैं, कई सारे बुक में E लिखा हुआ रहता है। तो E इज इक्वल्स टू m माइनस एम नॉट, तो m माइनस एम नॉट को डेल्टा m लिखते हैं और C को सी स्क्वायर। तो ये देखिए दिस इज कॉल्ड आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन। तो यहाँ पे आपका ऐसा हो गया k इक्वल्स टू k प्लस एम नॉट सी स्क्वायर दिस इक्वल्स टू, है ना। तो हैंस एम नॉट सी स्क्वायर, सॉरी हेयर एम नॉट सी स्क्वायर इज द एनर्जी एसोसिएटेड विथ रेस्ट मास ऑफ द बॉडी एंड k इज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग इसको ऐसा भी लिखते हैं, द टोटल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज गिवन बाई E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, या फिर E इक्वल्स टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। क्लियर है। तो ये आपका हो गया आपका मास एनर्जी रिलेशन। दिस इज आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम लोग आइंस्टाइन का मास एनर्जी इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज यहीं तक है। आपको आज मैं इसका एक PDF एक देता हूँ, ये 2 क्वेश्चन पेपर, सॉरी क्वेश्चन आपको जो है 2-3 क्वेश्चन है। एक आपका क्वेश्चन लिख लो, पहला क्वेश्चन लिखिए, नोट करिएगा। कैलकुलेट द मास नंबर ऑफ द न्यूक्लियस हुज रेडियस इज हाफ ऑफ GE72। I repeat, calculate the mass number of the nucleus whose radius is half of GE72. Second question, find the density of rho मतलब density, find the density of C12 6 या 6C12, इसको बोलते हैं 6C12। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिए। पहले क्वेश्चन का आंसर है 9, A इक्वल्स टू 9 आएगा, और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 2.4 इंटू 10⁻17 kg पर क्यूबिक मीटर। सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्लियर है, या फिर आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 7870184583 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। आज का क्लास आपका यहीं तक है। ओके, थैंक यू।